या एक्टिन फिलामेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें याद रखना कि ये हमारे पास सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन की जो इनर वॉल्स होती है यानी अंदर वाली साइड जो होती है, याद रखिएगा इसके साथ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और अदर मूवमेंट जो है वो उसके अंदर असिस्ट कर रहे होते हैं, यानी साइक्लोसिस एमीबाइड मूवमेंट के अंदर। तो अब इनका काम क्या होगा, यानी जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं इंटरनली मौजूद होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, ये साइटोप्लाज्म था, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास जो है ये है जी, सिंपली मैंने जो लाइन लगा दी, मैं कहता हूँ कि ये है जी साइटोस्केलेटन। ठीक हो गया। इस तरह मैंने यहां पे भी ये लगा दी हैं, इसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। अच्छा, साइटोस्केलेटन, अब यहां पे मैं ये भी है कि इंटेग्रल प्रोटीन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास याद रखिएगा कि जो इन प्रोटीन्स होती हैं, ये साइटोप्लाज्म और जो आउटर सरफेस है ये भी आपस में कनेक्शन रखता है। ठीक है, उस हवाले से अगर मैं ये कहूं कि जी मेरे पास ये लिंकर प्रोटीन है, ठीक है, यानी ये लिंक कर रही है किसको, साइटोप्लाज्म को आउटर जो सरफेस है उसके साथ। तो याद रखिएगा इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मैं अगर ये कहूं, अगर आप बायोलॉजी की बुक में देखेंगे ना, ठीक है, यानी जो आपका फर्स्ट ईयर की बुक है, फर्स्ट ईयर की बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पे जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डायग्राम नजर आ रही है ना, उसमें आपको यहाँ पे इस तरह से एक फाइबर जो है वो नजर आएंगे। बुक में उसका नाम लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स। ठीक हो गया। और अगर आपको पूछ ले इसकी कंपोजिशन, तो ये याद रखिएगा इसकी कंपोजिशन ये आपकी दी हुई है चैप्टर 12 डाइजेशन के अंदर। उसने लिखा हुआ है कि सेल की जो सराउंडिंग होती हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ प्रोटीन्स आप कह सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर फाइबर्स होते हैं जिसको हम एक्स्ट्रासेलुलर फाइबर कहते हैं। इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटियोग्लाइकन। समझ आ गई? इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटियोग्लाइकन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, क्या कहेंगे इसको, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना प्रोटियोग्लाइकन। इसका अदर नेम क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर। तो ये आपने याद रखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर या प्रोटियोग्लाइकन के थ्रू लिंकर प्रोटीन्स होती हैं, लिंक कर रही होती हैं। आप इनको मंकी प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी इनका काम क्या होता है कि ये सिंपली क्या कर रही हैं, लिंक करती हैं इनर टू आउटर सरफेस के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जाते हैं, मैंने आप लोगों से पहले पूछा कि जी ये कंपोनेंट्स हैं और होपफुली आप लोगों ने सोच भी लिया होगा कि किस तरह से ये कंपोनेंट्स, अगर मैं कहूँ कि सेल के इनसाइड मूव करते हैं और आउटसाइड मूव करते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा गैस की अगर हम, यानी अगर हमारे पास गैस है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो सिंपली क्या कर जाती हैं, डिफ्यूज कर जाती हैं। क्या कर जाएंगी, हमारे पास सिंपली डिफ्यूज कर जाती हैं। अच्छा, स्टीरॉइड कैसे मूव करेगा, जरा सोचे साहबा जी, स्टीरॉइड कैसे मूव करेगा? ठीक है, तो याद रखिएगा स्टीरॉइड जो है इज अ टाइप ऑफ लिपिड। समझ आ गई? स्टीरॉइड इज अ टाइप ऑफ लिपिड। तो स्टीरॉइड जो है याद रखिएगा ये इजीली क्या करता है, स्टीरॉइड हमारे पास लिपिड है। ठीक है, तो लिपिड जो है, फर्ज करें ये लिपिड है, तो ये इजीली उसको क्या करने का, इनसाइड जो है वो पास आउट करवा देता है। ठीक हो गया, यानी सेल मेम्ब्रेन इसको इजीली पास आउट कर देंगे। अच्छा, इसी तरह अगर मैं न्यूट्रिएंट, फूड या बैक्टीरिया की बात करूं तो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जी एक आप कह सकते हैं सेल है और उस सेल में फर्ज करें ये मेरे पास फूड पार्टिकल है या मैं कह रहा हूं मेरे पास न्यूट्रिएंट है या बैक्टीरिया है, तो सेल इसको क्या करता है, फैगोसाइट करता है। क्या करेगा हमारे पास, फैगोसाइट। इस हवाले से हम इसको एक और टर्म भी यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक हो गया। फैगो सॉलिड पार्टिकल की मूवमेंट, पाइनो लिक्विड। अच्छा, पाइनो लिक्विड, तो इसमें लिक्विड में एक बात याद रखिएगा, वाटर नहीं आता। इसमें याद रखिएगा वाटर नहीं आता। ठीक हो गया। तो अब ये जो फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस है, याद रखना हमारे पास ये एक्चुअल में एग्जांपल है किसकी, एंडोसाइटोसिस की और
एक्सोसाइटोसिस। ठीक हो गया। और इसको कलेक्टिवली याद रखिएगा, ये एंट्री टेस्ट में पूछा गया था, बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या इसमें एनर्जी लगेगी? तो आंसर क्या होगा? यस। तो एटीपी इज यूटिलाइज्ड और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, यानी बल्क ट्रांसपोर्ट, बड़ा मॉलिक्यूल जा रहा है ना तो उसे बल्क ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो उसके थ्रू क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक रीजन से दूसरे रीजन में, यानी सेल के आउटर से इनर में जो है वो जा रहे होते हैं। अच्छा, एक तो ये हमारे पास हो गया। दूसरी चीज अगर हम देखें, यानी जो हमने कहा न्यूट्रिएंट, इसी तरह लिपिड्स हैं, ठीक है, यानी लिपिड्स हमारे पास, लिपिड्स कैसे मूव करेंगे? ऑब्वियसली सी बात है, फ्रीली मूव कर जाएंगे, याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि जी लिपोफिलिक कंपाउंड विल मूव फ्रॉम आउटर सरफेस टू इनर सरफेस, तो कैसे, क्या आंसर क्या होगा हमारे पास? सिंपली आप कह सकते हैं डिफ्यूज इन जो है वो कर जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम वायरस की बात करते हैं, ठीक है, वायरसेस किस तरह से मूव करते होंगे, ठीक है, तो सोचें जरा, अगर मैं आपको लिंक करूं चैप्टर 5, ठीक है, वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर वायरसेस, हमने दो हमारे पास याद रखिएगा लाइफ साइकिल पढ़े थे, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज और HIV लाइफ साइकिल। HIV के अंदर अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल था और उस सेल के ऊपर जो हमारे पास वायरस है वो क्या करता था, विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ प्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू आता था, ठीक है, एंड दैट रिसेप्टर वाज CD4 एंड दैट सेल वाज हेल्पर टी सेल या हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ठीक हो गया। तो वायरस ने हमेशा रिसेप्टर के थ्रू जाना है, जो हमने यहां कहा था कि जी हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन होती है। तो एग्जांपल याद रखनी है रिसेप्टर प्रोटीन की। अच्छा, रिसेप्टर प्रोटीन एक और जगह पे भी है, सेकंड ईयर में अगर मैं लेके जाऊं, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का है ना चैप्टर नंबर 5। अच्छा, मैं आपको सेकंड ईयर में लेके जाता हूं। सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 23 आपने वहां पे एक डिजीज पढ़ी है जिसको हम कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलिमा। ठीक हो गया। ठीक है, ये क्या है भला? हाइपर कोलेस्ट्रोलिमा क्या है? हाइपर कोलेस्ट्रोलिमा याद रखिएगा एक्चुअल में लिवर में क्या होता है, जो लिवर सेल्स होते हैं, सेल्स लेक रिसेप्टर। सेल्स लेक रिसेप्टर कैसे? यानी जो सेल होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है कि जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना शुरू होता है तो लिवर उसको चेक एंड बैलेंस के थ्रू क्या करता है, कैप्चर करता है। तो लिवर के अंदर सेल्स की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, और अगर वो रिसेप्टर नहीं है तो ये याद रखना कि हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलिमा। ठीक है, तो हाइपर कोलेस्ट्रोलिमा हमारे पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना। ठीक है, तो ये चीज माइंड में बिठा लेना कि अगर ये रिसेप्टर प्रोटीन, ये चैनल प्रोटीन, ये कैरियर प्रोटीन नहीं है तो बॉडी याद रखिएगा एक्चुअल में मूविंग टुवर्ड डेंजर। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें या पोटेशियम की बात करें, जी बताएं शाबाश, तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, जो सोडियम है या जो पोटेशियम है या जो क्लोराइड है, ये याद रखिएगा ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो चार्ज्ड पार्टिकल कैन नॉट इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसको स्पेशलाइज्ड चैनल्स की जरूरत होगी, कैरियर चैनल्स की। तो ये आंसर हमारे पास, अगर हम इसमें देखेंगे, अगर मैं आपको कनेक्ट करता हूं, आप लोगों का जो चैप्टर है सेकंड ईयर का चैप्टर 17 है, 17 के अंदर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है नर्व इंपल्स। ठीक हो गया। नर्व इंपल्स के अंदर आप पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और सॉरी, नर्व इंपल्स के अंदर आप पढ़ रहे होते हैं हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा आप पढ़ते हैं हमारे पास AMP, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या देते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास आ जाता है RMP। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज याद रखिएगा, जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी, ठीक है, आपने पढ़ा था हमारे पास कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम चैनल्स थे। ठीक है, वहां पे क्या थे, सोडियम चैनल्स। ठीक हो गया। इसी तरह आपने पढ़ा था पोटाशियम चैनल्स थे। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, इनके लिए एक और वर्ड भी आपने पढ़ा था, सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, क्या पढ़ा था वहां पे, सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप हमारे पास क्या होता है, जो
जो हमारे पास सिंपल चैनल होगा, ठीक है, ये जो चैनल है याद रखिएगा, चैनल सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है। एक थे डिफ्यूजन, सिंपल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो गया, फैसिलिटेटेड ये मेम्ब्रेन है, इसने फैसिलिटेट करना है, यानी इसके बिना नहीं पार्टिकल गुजर सकते। इसी तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, बुक में दिया हुआ है, ग्लूकोज भी इजीली जो है वो क्या करता है, इजीली पास आउट हो जाता है क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल नहीं होता। ठीक हो गया। खैर, तो दूसरी तरफ जो सोडियम, पोटेशियम या क्लोराइड है, इनको भी पास होने के लिए ये स्पेशलाइज्ड चैनल्स की जो जरूरत पड़ती है या कैरियर की जरूरत पड़ती है। चैनल्स जो है नॉर्मली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी या हमारे पास डिफ्यूजन होगी, उसका मतलब क्या है, हायर से लोअर की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगी, किसकी, सोडियम की या पोटेशियम की। इसी तरह कैरियर, अगर हम कैरियर की बात करते हैं, आपने पढ़ा था जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो रहा था, यानी आरएमपी हो रहा था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या हो रहा था कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो उस सूरत में जो कैरियर होते हैं ये क्या करते हैं, आउटर यानी सेल की जो आउटर सरफेस थी वहां से 2 पोटेशियम को क्या करते थे, बाहर से इनसाइड, और 3 सोडियम आयन को क्या करते थे, इनर से यानी सेल की इनर सरफेस से क्या करके जाते थे, बाहर लेके जाते थे। और इस सूरत में आपको पता है कि आउटर रीजन के अंदर सोडियम ज्यादा थी, इनर रीजन के अंदर पोटेशियम ज्यादा थी, तो इस पोटेशियम को लो से हाई में लाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह जो सोडियम है उसको भी लो से हाई लाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लो से हाई मूव करते हुए हमें कुछ ना कुछ फोर्स, हम एक्चुअल में अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, उस सूरत में क्या हमें पुश देना पड़ता है। दैट पुश इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय एटीपी एंड दैट इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखना, यहां से जो ट्रांसपोर्ट चल रही है उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहां पे जो कैरियर के थ्रू चलती है उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा, क्या होगा हमारे पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया। अच्छा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी यूटिलाइज होगी, एंडोसाइटोसिस में भी होगी, एक्सोसाइटोसिस में भी होगी। उनकी टाइप्स फैगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस दोनों में होगी। याद रख, ये नहीं है पाइनोसाइटोसिस में नहीं होगी। तो एमसीक्यू अगर पूछ लेते हैं कि पाइनोसाइटोसिस में क्या एटीपी यूज होती है, तो आंसर क्या है, यस। फैगोसाइटोसिस में आंसर यस। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस आंसर क्या होगा, यस। बल्क ट्रांसपोर्ट आंसर यस, एटीपी। कैरियर के थ्रू आंसर यस, एटीपी यूटिलाइज। क्या चैनल्स के थ्रू होती है, नो। कभी भी याद रखिएगा, चैनल्स के थ्रू एटीपी हमारे पास यूटिलाइज नहीं होते। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपको अच्छा नेक्स्ट में देखें, क्लोराइड के हवाले से सोचें कि कहाँ पे आपने पढ़ा होगा, कोई पूरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर अगर आपको कहीं याद हो, सोचें ज़रा इस हवाले से कि हमारे पास कहीं पे आपने पढ़ा हो कि जो हमारे पास जो क्लोराइड है, ठीक है, क्लोराइड किस तरह से एक्चुअल में इन्वॉल्व होते हैं या मेम्ब्रेन में इसका कोई रोल है, कहीं पे आपको याद हो, कहीं भी पढ़ा हो, सोचें ज़रा। ठीक है, मैं आपको लेकर जाता हूँ चैप्टर 23 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इसका जो चैप्टर था, उसके अंदर आपने एक टर्म पढ़ी हुई थी, मैं टर्म लिखता हूं, आप लोगों को याद आ जाना चाहिए। टर्म मेम्ब्रेन क्लोराइड चैनल। याद रखिएगा, वहां पे आपने पढ़ा था सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपने डिजीज पढ़ी थी, आपने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, क्लोराइड चैनल्स जो हैं ये खराब थे। ठीक हो गया। और उस केस में क्या होता था, क्लोराइड चैनल्स जो है वो हमारे पास या तो नहीं होते या एबनॉर्मल होते हैं। जिस सूरत में क्या होता है, क्लोराइड जो है वो प्रॉपर्ली नहीं इनटेक किया जा रहा होता, उस सूरत में एक्सेल किया जा रहा होता, जिस सूरत में क्या होता है, म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाती है, दैट लीड टुवर्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसी तरह अगर हम एपोप्टोटिक बॉडीज की अगर हम बात करते हैं, एपोप्टोटिक बॉडी की अगर हम बात करेंगे, तो अगर मैं आपको चैप्टर जो सेकंड ईयर का 21 है, सेल साइकिल है, उसका लास्ट टॉपिक एपोप्टोसिस नेक्रोसिस जो दिया हुआ है, उसमें लास्ट ही 150 आई थिंक सो पेज है, उसके ऊपर बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है एपोप्टोटिक बॉडीज। एपोप्टोटिक बॉडीज को भी सेल क्या करते हैं, याद रखना, फैगोसाइट करते हैं। सेल क्या करेंगे हमारे पास, एपोप्टोटिक बॉडीज को सेल क्या करेंगे हमारे पास, फैगोसाइट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको लेके दूं जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, आप पढ़ते थे जी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है,
RH ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कैसे असाइन करते हैं? बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं एंटीजन। A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप A है, B एंटीजन है ब्लड ग्रुप B है, कोई एंटीजन नहीं है ब्लड ग्रुप O था। अगर RH फैक्टर यानी RH एंटीजन है तो ब्लड पॉजिटिव था, नहीं थी तो नेगेटिव था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी इसकी जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, इन्वॉल्वमेंट हो गई है जेनेटिक से रिलेटेड। ठीक हो गया? तो ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज। इसी तरह मैं अगर आपको लेके जाऊं केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन है, वहां पे आपने साइनेप्स का एक वर्ड पढ़ा है। ठीक है, साइनेप्स हमारे पास क्या होता है, साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स आपने पढ़ा था कि जब सेल जो है वो हमारे पास एक नर्व एंडिंग है नर्व सेल की, ठीक है, और इसमें हमने इसको जो है वो नाम दिया था प्री साइनेप्टिक नॉब और इसको हमने पोस्ट साइनेप्टिक नॉब कहा था। तो यहाँ से जो हमारे पास मॉलिक्यूल निकल रहे थे उनका पहली बात नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। गुड। तो न्यूरोट्रांसमीटर या वेसिकल जो है वो क्या होते हैं, एक्सोसाइड होते हैं, एक्सोसाइटोसिस होती है और ये फर्दर यहाँ पोस्ट के ऊपर जो है वो रिसेप्टर दें, तो उन रिसेप्टर के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। समझ आ गई? तो इस तरह से एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल जो क्या होता है, इंपल्स को जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक हो गया? इसी तरह मैं आपको लेके जाता हूँ सेकंड ईयर का चैप्टर 1 जो है होम्योस्टैसिस है। अब होम्योस्टैसिस के अंदर अगर हम बात करते हैं, इनिशियली चैप्टर 14-15 जो पेज 14-15 है उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या होता है कि जो सोडियम आयंस हैं, ठीक हो गया, जो सोडियम आयंस हैं हमारे पास, उसमें सोडियम जो आयंस थे वहां पे आपने पढ़ा था किसके अंदर, नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, नेफ्रॉन में आपने पढ़ा था कि हमारे पास, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर आपने देखा था और एक हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी, उसके बाद हमारे पास क्या था, बोमन कैप्सूल था। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास एक यू शेप स्ट्रक्चर था। ठीक हो गया? और इसको हमने कहा था लूप ऑफ हेनले और इसी तरह यहाँ पे था DCT, देन हमने कहा था CT। ठीक, तो अब आपने वहां पढ़ा था कि क्या होता है कि जब जो इंटरनली स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यानी इसके अंदर जो एक्चुअल में नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद था, जब ये अपवर्ड मूवमेंट करता है तो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन था ये एक्ट करके यहाँ से सोडियम को क्या करता है, बाहर निकालता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये चीज याद होनी चाहिए। इसी तरह आपने इसी चैप्टर का बिल्कुल एंड है हमारे पास जिसमें थर्मोरेगुलेशन के हवाले से बताया हुआ है। अच्छा, थर्मोरेगुलेशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो वहां पे आपका क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जब हमारे पास जो टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, थर्मोरेगुलेशन करता है। प्लांट थर्मोरेगुलेशन कैसे करेगा, ये रिलेटेड टू है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास सैचुरेटेड आपने पढ़ा हुआ है और अनसैचुरेटेड पढ़ा हुआ है। जितने ज्यादा अनसैचुरेटेड होंगे उतना ज्यादा ऑयली नेचर होती है। ठीक, जितना अनसैचुरेटेड होगा वो हमारे पास क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक हो गया? तो ये याद रखना कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का रोल है किसमें, थर्मो रेगुलेशन के अंदर। और थर्मो रेगुलेशन जो है हमारे पास उसमें क्या है, आपने वहां पे देखा था कि होता क्या है कि बाहर एक्सटर्नली टेम्परेचर चेंज होता है। जब एक्सटर्नली टेम्परेचर चेंज होता है यानी कम होता है, डाउन होता है, तो टेम्परेचर के कम होने की वजह से क्या होता है कि जो प्लांट है, ठीक है, यानी अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर फर्ज करें हो गया है या लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला गया है, उस सूरत में क्या होता है कि सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यानी जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी क्रिस्टल्स बन सकती हैं जिससे सेल जो है वो डैमेज हो जाता है। ठीक हो गया? तो सेल क्या करते हैं, या तो सुपर साइटोसोल यानी सुपर इंटरनली जो साइटोसोल है उसकी कंपोजिशन इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि वो एक्चुअल में वो सुपर कूल यानी हो जाता है, वो सॉलिड ही नहीं बनता। दूसरा क्या करते हैं, यानी मेम्ब्रेन उसमें असिस्ट क्या करती है कि मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लगाना शुरू कर देती है। ठीक हो गया? क्या करना शुरू कर देगी, ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। ठीक हो गया? तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारे पास ये उल्टा हो गया, सैचुरेटेड में सॉलिड है और अनसैचुरेटेड में हमारे पास क्या है, लिक्विड है। ठीक हो गया? तो
अब होगा क्या कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है जो अनसैचुरेटेड जितने ज्यादा लगते जाएंगे, क्या होगा कि मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, यानी जो मेम्ब्रेन की नेचर है वो क्या हो जाती है, लिक्विड होती जाएगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक हो गया, फ्लूइड इन नेचर होती जाएगी। जब फ्लूइड इन नेचर होती जाएगी तो उसका मतलब क्या है कि बाहर टेम्परेचर जितना मर्जी डाउन चला जाए वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो इस बेस पे हम इसको कह देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक, ये देखें पूरी हमारे पास फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर और इसके अंदर एम्बेडेड है हमारे पास क्या चीजें, प्रोटीन्स। ठीक हो गया, और फ्लूइड इन नेचर है, यानी क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अगर मैं इसको जो सेल है वो, ये तो हम एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, सेल बिल्कुल नॉर्मली क्या होता है, बिल्कुल एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है फर्ज करें। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि ऑल ओवर द जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट में होते हैं। ठीक हो गया, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। आप एक फर्ज करें इंटीग्रल प्रोटीन आपने यहाँ देखी है, एक यहाँ देखी है, तो आप जो है वो उसको कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो हो सकता है वो आपको किसी दूसरी जगह में मिले। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये कॉन्टिन्यूसली फ्लूइड इन नेचर है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास आइसबर्ग्स होते हैं, ठीक है, और आइसबर्ग्स जो है वो एक सी के अंदर, यानी एक हमारे पास रिवर है, दरिया है, ठीक है, जो पानी और उसके अंदर आइस के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। तो वो आइस के ब्लॉक्स आपने देखा होगा, कुछ एम्बेडेड होते हैं, कुछ फ्लोट कर रहे होते हैं। जो फ्लोट कर रहे होंगे वो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, और जो हमारे पास एम्बेडेड है उनको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक हो गया। अच्छा, एक और लास्ट चीज बताने लगा हूं, वो क्या है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये लाजमी नहीं है कि ये सेल की आउटर सरफेस, यानी सेल की जो आउटर सरफेस है उस साइड पे हो, ये सेल की इनर साइड पे भी हो सकती हैं। तो ये भी एक चीज माइंड में बिठा लीजिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी जो इंटरनल रीजन है हमारे पास, ठीक है, इस पे भी पेरिफेरल प्रोटीन्स मौजूद हैं, और आउटर रीजन के अंदर भी पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है वो क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा, और एमसीक्यूज के लिहाज से और एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने काफ़ी हद तक जो है वो कोशिश की कि इसको कवर करूं, और कोशिश करें कि जो मैंने ये लिंक्स आपको बताए हैं, चैप्टर 17 है, इसको वहाँ जाके बुक से खोलें, पढ़ें, और उसके बाद कोशिश करें कि बुक के अंदर और कहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की जो है वो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।